हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वर्ल्ड प्रभाव में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस विच आर द आल्सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो आप पढ़ रहे हैं सामने बोर्ड पे लिखा है एक्सोथर्मिक, जिसे बोलते हैं हिंदी में उष्माक्षेपी, और एंडोथर्मिक जिसे बोलते हैं उष्माशोषी। तो अब हम आपको पहले डिफाइन करके सीधे समझाते हैं कि होता क्या है उष्माक्षेपी। पहले आपको हिंदी में समझाते हैं बढ़िया। उष्माक्षेपी, आप वर्ड देखिए, उष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब होता है निकलना, बाहर जाना, ठीक है। यानी कि जो व्हेन ए रिएक्शन इज ऑकर, जब कोई रिएक्शन घटित होती है तो उससे जब उष्मा बाहर निकलती है तो इसे हम बोलते हैं उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। ओके, द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड along with the formation of product। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन घटित होती है तो भाई उसका फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होता ही है, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें जब उष्मा निकले तो उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। तो पहले आप सिंपल सी अपनी कॉपी उठा लें और उस पर हेडिंग डालें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। पहले डालें एक्सोथर्मिक और ये जो है वीडियो पॉज करके इसको कर लें राइट, अपनी कॉपी में कर लें नोट डाउन। तो मैं आपको समझा देता हूं। द रिएक्शन इज इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद के निर्माण के समय जब किसी भी अभिक्रिया से उष्मा निकले तब उसे एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी का अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा सा उदाहरण अभी हम आपको देने वाले हैं, इसको लिख लें। हिंदी में आप समझ गए होंगे कि किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के समय उसमें से उष्मा अगर निकलती है तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी। उष्मा निकले उष्माक्षेपी कहते हैं, बस सिंपल आप समझिए। इसका एग्जांपल लिख लीजिए 2Mg प्लस O2। 2MgO बहुत ही सरल अच्छा एग्जांपल है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम बनता है या ऑक्सीजन जानते ही होंगे, बनाकर आपका बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब भाई बैलेंस करना तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है कि यहाँ O के 2 हैं, यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, तो हमको वहां साथ साथ बैलेंस करने के लिए MgO बनते हैं तो हम आगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ O के भी 2 प्रेजेंट माने जाएंगे, Mg के 2 भी प्रेजेंट माने जाएंगे, और यहाँ मेरे जो रेक्टेंट थे वहां भी 2 थे, तो ये बैलेंस हो गए रिएक्शन। ये तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। तो ये आपकी हो जाएगी उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। ये आप लिख लीजिए, सरल एग्जांपल है। पहली बात तो एक ही एग्जांपल पूछा जाता है तो आप इसको लिख लीजिए, और इसको लिख यहां से आप रिएक्शन भी पूरी लिख लीजिए। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 अगर आप जानना चाहें तो बहुत सिंपल है, CH4O2 कर दें तो CH4 के साथ H2O कर दें। आप एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी है, आप अपने आप से भी कई रिएक्शंस बना सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर O2 भी ले लेते हैं तो आप इसको ट्राई करके देखिए, बैलेंस करके देखिए। मैंने आपको लास्ट उसमें लेक्चर में बताया भी है, आप शायद आपने कर लिया होगा, उम्मीद है। ऐसी रिएक्शन मैंने बैलेंस भी करवाई थी। ये आपकी मैथेन है, या आपकी ऑक्सीजन या CO2 या H2। इसमें भी भाई उष्मा निकली, यहाँ पे लिख लीजिए प्लस हीट यानी कि उष्मा, यहाँ पर भी लिख लीजिए प्लस हीट यानी उष्मा बाहर निकली। तो भाई अब पढ़िए, अब हम इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम इसी के यहाँ पे आपको बताएंगे उष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एंडोथर्मिक उष्मा शोषी। पिछले में हमने आपको बताया था कि उष्माक्षेपी अभी बताया था। जो आपकी जो फूड होता है, वेस्ट फूड, इनका जो कंपोस्ट बनाई जाती है, कहते हैं वो खेतों में डाला जाता है, गंदगी उनकी सब मिलाकर, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। उसमें भी बहुत हीट निकलती है, इसीलिए उसका उपयोग हम उष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसका तो यही हमारा है उष्मा शोषी। इसमें शोषी मतलब सोखना, जैसे आप बहुत हिंदी वर्ड में बोले, शोषित करना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो वही चीज है कि जब कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो जब उष्मा को अपने प्रोडक्ट उष्मा को जब रेक्टेंट खुद शोषित करता है अपने आप में,
तो उसको कहते हैं उष्माशोषी। उसमें निकलती थी हीट, इसमें ये लोग हीट लेते हैं फिर बाद में कुछ फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए आप? एंडोथर्मिक, तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शंस नोट करते चले आप लोग भी। विच ऑकर, ऑकर मतलब घटित होती हैं, विच ऑकर बाय द रिएक्शंस विच ऑकर बाय वे अभिक्रियाएं जो घटित होती हैं बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी। हीट या एनर्जी एक ही बात है, ऊर्जा या उष्मा लगभग। तो वे अभिक्रियाएं जो घटित होती हैं, ऑब्जर्प्शन मींस सोखना, यानी कि हीट या एनर्जी को शोषित होकर घटित होती हैं, उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक या उष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, उसमें हीट बाहर निकलती तो इसमें हीट लेता है। जैसे 2NH4Cl प्लस हीट, उसमें आप उधर हीट निकालते हैं तो इसमें हीट लेता है फिर रिएक्शन देता है। तो 2NH3NB2, 3 दूनी 6, 4 2 8 थे, फिर इधर हो जाएगा 2HCl। तो ये आपका बन गया अमोनिया, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये आपकी इस बार हीट निकली, इसने ली हीट, निकली नहीं, उसमें हीट बाद में लिखते थे क्योंकि उसमें हीट निकलती थी। ये आपका क्या था, अमोनियम नौसादर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये भाई था आपका जो रिएक्शन थी, आपने लिख ली। और एक चीज जो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मैंने आपको बताया था 2AgCl, जब उसमें लाइट दी जाता है, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, तो वो टूट के 2Ag प्लस Cl2 में बनता है। वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी उष्माशोषी ही होती है, लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटो आपको पूछ सकते हैं वो लोग एग्जाम्स में, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था फोटोलाइसिस या फोटोसिंथेसिस बताया था आपने, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन ए रिएक्शन इज ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपका आता था उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, बाय हीट, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा पीछे, मेरा लेक्चर देख सकते हैं, नहीं पढ़ा तो ये आपका हो गया छोटा सा टॉपिक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आगे इसी में हम ये आप नोट कर लीजिए, इरेज करने के बाद हम आपको थोड़ा बस बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता नहीं है, लेकिन पूछ दिया जाता है 1-2 नंबर में। उसके जो पॉइंट होते हैं वो थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कोरिजन क्या होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, वो बताएंगे। यानी ये आ जाता है उसमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो मैं आपको इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन भी पढ़ाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोरिजन, संक्षारण यानी जंग लगना। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, नॉर्मली जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, आयरन मेटल्स छत पे पड़े रहते हैं, सरिया वगैरह, तो वो थोड़ी देर बाद पड़े रह के, बहुत दिन बाद तक पड़े रहते हैं, उनमें जंग लग जाती है, उसमें कुछ पदार्थ जमा हो जाता है कुछ ऊपर से ना, तो उसको कहते हैं कोरिजन संक्षारण। होता क्या है, ये होता तब है इन द प्रेजेंट ऑफ in present of एयर, और एयर में ही O2 आ ही जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेन चीज तो ऑक्सीजन ही होती है इसमें, और मॉइस्चर, जिसको मॉइस्चर कहते हैं, वाटर हम लोग लिख सकते हैं, एंड केमिकल सब्सटेंस। कुछ केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं इनमें, थोड़े बहुत उत्तरदायी होते हैं इसके लिए। तो कुल मिला के इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन, वाटर, केमिकल सब्सटेंस, जब इनकी उपस्थिति में, यानी वायु, नमी और जल आदि केमिकल पदार्थों की उपस्थिति में, जब कोई भी लोहे का पदार्थ
उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है ना, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर एक पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, संक्षारण, जंग लगना। ये कोई कॉन्सेप्टेबल टॉपिक नहीं है जो हम आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे से बताएं। आपकी नोटबुक्स में इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो आपकी नोटबुक में बुक में बहुत अच्छा सा लिखा होगा, आप उसमें भी कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसा कि इससे क्या, फिर इससे लॉसेस क्या होते हैं कि भाई अगर कोरोजन हो जाए। तो बाकी मैंने जो चीज थी मैंने आपको बता दी नॉर्मली कि होता क्या, इसका रीजन क्या होता है, ठीक है। वो जो इतने पॉइंट इसके लिए होते हैं, इसके कारण ये होता है, तो कोरोजन होता है। तो इसके आप लोजर लिख ही सकते हैं कि कार, ट्रैक्टर्स और भी कई वायर्स, इनमें क्या हो जाता है, क्षरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके ऊपर परत जम जाती है। अच्छा, चांदी का कोरोजन आपने सुना है? होता है, आप लोगों को पता नहीं है। बहुत देर तक चांदी रखी रहती है तो उस पर काला काली परत, काली काली परत जम जाती है ना, वो होता है चांदी का संक्षारण, कोरोजन ऑफ, वो होता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। चांदी का, चांदी पे भी जंग लगती है, हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग सिर्फ लोहे के लिए ही ज्यादातर देखते हैं अपने आसपास, तो लोहे जानते हैं। तो समझ गए आप कोरोजन क्या होता है। अब इसी के साथ ही अब नोट कर लीजिए, नोट करने वाला कोई पॉइंट है नहीं विशेष इसमें। इसके बाद रेसिडिटी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पहले आप थोड़ा नोट कर लीजिए। यहाँ से मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये भी आपका रिटन टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, आप किताब में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया होगा। रेंसिडिटी ये होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा जब आप अंकल चिप्स खाते होंगे, टेढ़े मेढ़े खाते होंगे, वो होते तो उसमें कम चिप्स हैं या कम टेढ़े मेढ़े, लेकिन फूला बहुत होता है ना, आपने देखा होगा। उसमें होता क्या, आपको पता है? कुछ नहीं पता। उसमें होता है नाइट्रोजन, जो आपका वो उसका नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन उसमें काम क्या करता है। अच्छा, आपको लाओ बताऊं मैं, ये मान लीजिए आपका ये इसमें है टेढ़े मेढ़े, ये आपका अंकल चिप्स है, तो इसमें देखा होगा आपने फूला ज्यादा होता है, अंकल चिप्स कम ही मिलते हैं 5 रुपए में। लेकिन कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि हम उसमें नाइट्रोजन इसलिए भर देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। अगर इसमें नाइट्रोजन ना होगी तो उसमें हो जाएगा अंदर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब उसके अंदर हो जाएगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, इन पदार्थ से क्रिया कर लेगी, तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा दुकानों पर बहुत दिनों तक लटके रहते हैं अंकल चिप्स, टेढ़े मेढ़े, खराब होते नहीं आपका। और बताओ, हम लोग फ्रिज में रखते हैं फिर भी कभी कभी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो रीजन यही होता है कि उनके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नहीं करती है क्रिया ऑक्सीजन से, और जब नहीं करती है क्रिया ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन को रखती है दूर, और दूर रखती है, इसीलिए नाइट्रोजन भरी रहती है। और वो पदार्थ जो हम अंदर अंकल चिप्स खाते हैं वो हमें वैसे ही लगते हैं जैसे पहले दिन पैक होते हैं, यानी वो खराब नहीं होते हैं। इसीलिए उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो वेस्ट नहीं होती है। वो गैस ये भी मत सोचिए हवा भर दी रुपए लूट लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका तो बहुत जरूरी काम होता है जिससे आपके अंदर का जो भरा हुआ पदार्थ है वो खराब नहीं होगा। यही इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। बहुत आपने पढ़ा होगा अपने घर पे भी, आप लोगों की जो मॉम्स या कोई घर में अचार रहा है तो उसमें सिरका भर दिया जाता है अचार में, ये भी उसका ही कारण लगभग होता है, ऑक्सीडाइज ना हो पाए। सिरका जो होता है ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, और उससे जो आपका अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। अगर सिरका ना बने तो अचार खराब होने का डर ज्यादा रहता है, इसलिए मसाले वसाले भी उसमें बहुत भरे जाते हैं। तो ये हो गया रेंसिडिटी। यही सब रेंसिडिटी के रीजन है, कारण है, क्यों होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्टेबल चीज बता दी है बस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो लगभग आज हमारा ये जो पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आज खत्म होता हुआ, समाप्त होता हुआ। तो अब हम शुरू करेंगे न्यू लेसन इन केमिस्ट्री 10th, और फिजिक्स भी हम लोग देखिए, आपके में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लाइंस है तो हम लोग फिजिक्स पर सीधे आएंगे नहीं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजिक्स का कोई आपको लेसन समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं कि आपके स्कूल में पहले फिजिक्स पढ़ाई जाती है, उसका टेस्ट होना है, तो मैं उसको